राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हम ईएमआरएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम किस तरह से एग्ज़ाम क्लियर करें जबकि सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ या फिर 1 मंथ का टाइम पीरियड रह गया है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, हर एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो तरीका है लगभग सेम होता है। ठीक है, आप कह सकते हो हार्ड वर्क तो होता ही है बट स्मार्ट वर्क भी उतना ही ज़रूरी है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, अब स्मार्टली क्या है, जैसे मैं कोई भी एग्ज़ाम को जो है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा किस तरह से जो है आपको ये 30 डेज़ जो है आपके ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहली बात जो आती है, सबसे पहला जो टास्क आता है वो आता है आपका सिलेबस एनालिसिस का। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है कि सिलेबस एक्चुअली में है क्या और हमें करना क्या है। ठीक है, इस वीडियो में मैं टीजीटी, पीजीटी और जो वार्डन की पोस्ट है तीनों के लिए बात करूँगा। ठीक है, तीनों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड बताऊँगा मैं कि आपको क्या करना है कि जिससे आप जो है वो बेहतर कर सकें, आप जो है वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। ठीक है, तो पहला है आपका सिलेबस एनालिसिस। ठीक है, देखो अब तो 30 डेज़ बचे हैं, लेकिन उससे पहले जब आपने ये फॉर्म भरा होगा तो आपने सिलेबस को देखा होगा, चाहे वो टीजीटी के लिए हो, चाहे वो पीजीटी के लिए हो, चाहे वो वार्डन के लिए हो। आपने समझा होगा कि सिलेबस में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट देखने हैं। तो ये आपका पहला सिलेबस एनालिसिस आता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या देना होता है। आपको देखिए, आपको 100% सिलेबस जो है वो कवर नहीं करना है। ये चीज़ आपको समझनी है कि 100% सिलेबस जो है वो कवर नहीं करना है। बहुत से टॉपिक्स जो हैं, मैं आपको देखो टॉपिक्स को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक को मैं बोलता हूँ रेड टॉपिक्स और एक को मैं बोलता हूँ ग्रीन टॉपिक्स। ठीक है, अब ये रेड टॉपिक्स, ग्रीन टॉपिक्स क्या हैं? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो तो मैं उसके सिलेबस को जब मैं एनालाइज करता हूँ तो मैं यही चीज़ देखता हूँ कि मैं 2 कैटेगरीज में सभी टॉपिक्स को बांट सकूँ। रेड टॉपिक्स वो हैं जिन पे आज तक कभी क्वेश्चन बना ही नहीं है। ठीक है, ग्रीन टॉपिक्स वो हैं जो है मैक्सिमम मार्क्स मुझे देके जाएंगे। तो यही चीज़ आपको समझनी है, ये ग्रीन टॉपिक्स आपके पोस्ट में क्या है। ठीक है, वो चीज़ आपको समझनी है। तो अब लास्ट का 30 डेज बचा हुआ तो हम सिलेबस पर फोकस तो नहीं करेंगे, है ना। मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग। सब कुछ सीखने की होड़ में कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, है ना, ये चीज़ के पीछे मत भागो। हर किसी ने, आई नो आपने सबने कोर्स कोई ना कोई परचेज कर रखा होगा, कोई ना कोई कोर्स में आप एनरोल होंगे। ठीक है, एंड वो एक पर्टिकुलरली एक वे में चलते हैं, एक पैटर्न में चलते हैं, बट आपको समझना है, स्मार्टली समझना है। देखिए, हार्ड वर्क जो है आज के टाइम में हर कोई कर रहा है। ठीक है, ये आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं ज़्यादा कर रहा हूँ या वो कम कर रहा है। सब अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से सब मेहनत कर रहे हैं, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, तो आपको स्मार्टली जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। तो पहला है आपका सिलेबस एनालिसिस करना, समझना कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप ग्रीन टॉपिक्स की कैटेगरी में डालेंगे, और कौन से जिस पे एक भी क्वेश्चन नहीं बनते उनको आप इग्नोर कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ आपको समझनी है। सेकेंड है, जो ईएमआरएस पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपको समझना कि एक्चुअली में सिलेबस मांग क्या रहा है, एक्चुअली में जो है पैटर्न क्या है, एक्चुअली में पैटर्न क्या है। ठीक है, कहाँ से हमें मैक्सिमम मार्क्स आने वाले हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, वही सेम चीज़ है, ग्रीन टॉपिक्स और रेड टॉपिक्स वो तो मैं आपको बता ही दिया है, लेकिन आपको समझना है कि मैक्सिमम मार्क्स आप जो है वो कहाँ गेन करेंगे और उनमें से कौन सा आपका वीकर सेक्शन है, कि कहाँ पे आप जो है बार बार मात खा रहे हैं, बार बार आप उसी एरिया के क्वेश्चंस जो हैं वो गलत कर रहे हैं। वो चीज़ आपको समझनी है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, और पैटर्न को समझना है भाई।
ये नहीं कि आपको हर चीज़ करनी है, मैथ्स भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है, हिंदी भी करनी है ना। आपको समझना है कि सिलेबस बोल क्या रहा है, कहाँ से जो है मार्क्स ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको जो है टीजीटी पीजीटी और तीनों के जो है पैटर्न्स दिखाता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से जो है आप कहाँ गलती करते हैं और क्या चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं पीजीटी सिलेबस की। ये पीजीटी का सिलेबस है, आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर के आपके 15 क्वेश्चन है और 15 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चन हैं और 30 नंबर की, ये चीज़ आप समझिए। डोमेन जिसमें आप पेडागॉजी जो हो गया और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो दोनों मिला के 30 नंबर की है, यानी 20 का ये 30 का ये। ठीक है, तब आपके टोटल 100 नंबर बन रहे हैं। और फिर लास्ट में आपका पार्ट 6 में है जो है वो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी है, जो कि क्वालिफाइंग है, ये तो आपको निकालना ही निकालना है। तो ये इसमें तो कोई दोहरा नहीं है, ये तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है बाय डिफॉल्ट। आपने ये स्टेज क्लियर नहीं किया तो आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बट आप समझें कि अब देखो बहुत से बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर में वीक हैं। ठीक है, उनको कंप्यूटर समझ मतलब नहीं समझ में आता, कौन सा बार क्या है, क्या टाइटल बार है, क्या चीज़ क्या है, नहीं समझ में आती है ना। तो अगर आप कंप्यूटर आपका वीकर सेक्शन है बट उस पर फोकस ना करके आप बाकी चीज़ों पर फोकस करिए। देखिए, आप टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 नंबर निकाल सकते हैं, डोमेन नॉलेज से आप 30 नंबर 60 नंबर निकाल सकते हैं, और रीजनिंग से 75 नंबर आप यूं ही निकाल सकते हैं बिना कंप्यूटर बिना जीएस पे फोकस किए हुए। ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। सेम चीज़ अगर मैं बात करूं अंडर टीजीटी की, टीजीटी में भी आप देख सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको कितने नंबर बन रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 30 नंबर बन रहे हैं, यहाँ देखिए। डोमेन नॉलेज से आपके 30 नंबर बन रहे हैं और रीजनिंग से आपके कितने बन रहे हैं, 15 नंबर बन रहे हैं। सेम 75 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग है। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। पेडागॉजी से जो है 20 नंबर और एनईपी से आपके 10 नंबर। ठीक है, और ये स्टैटिक है। पेडागॉजी क्या होता है, पेडागॉजी एक्चुअल में सिचुएशनल सिचुएशन है कि ऐसा टीचर आप क्या एक्शन लेंगे। मान लीजिए एक बच्चा जो है वो लगातार 15 दिन से एब्सेंट हो रहा है एग्ज़ाम के पहले, तो आप उस सिनेरियो में ऐसा टीचर क्या एक्शन लेंगे। ये सब जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह में आता है, केस स्टडी वगैरह जो होती है ये सब उसमें आता है। तो अब सिचुएशन तो सेम ही लगभग वही रहने वाली है जो टीचर जिसमें मतलब खुद को आप रख सकते हैं, है ना। तो अब ये कैसे आप करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। सेम चीज़ आप वार्डन में देख लीजिए, वार्डन में भी आप देख लीजिए कि जो है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके 30 नंबर है। ठीक है, रीजनिंग से आपको 15 नंबर है, कंप्यूटर से 15 नंबर है और जनरल जीएस से आपके 10 नंबर है। ठीक है, और ये जो है आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से आपके 30 नंबर है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो कैसे लेना है ना। तो अब आप पैटर्न थोड़ा पैटर्न तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा मैं आपको आगे समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए पहले आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस करते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कितना नंबर देके जा रहा है, वो 30 नंबर देके जा रहा है। सेकंड आपका फोकस जो है वो पेडागॉजी पे रहता है ना, पेडागॉजी आपको 20 नंबर देके जा रही है। थर्ड फोकस आप जो है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है उस पर फोकस करते हैं, 10 नंबर वो लेके जा रही है। फोर्थ पे आप रीजनिंग पे फोकस करते हैं, और आपको पता है रीजनिंग जो है वो इतनी हार्ड लेवल की नहीं आती है, बेसिक लेवल की आती है, 10th 11th 12th की बेसिक लेवल की आती है। 15 नंबर यहाँ पे देके जा रही है, मतलब 75 नंबर जो है आप जो है नॉर्मली ले पा रहे विथआउट, मतलब कि ज़्यादा आपको पढ़ना है, ज़्यादा मतलब सिलेबस पे ना जाके। सिलेबस में क्या है आपको पता है, आपके उससे रिलेटेड डोमेन से रिलेटेड होगा, है ना। तो उस पर आप ना जाके जैसे टीजीटी मैथ्स है तो मैथ्स पे फोकस ना करके ज़्यादा आप 75 नंबर यूं ही पा रहे हैं अगर आप बेसिकली ये 4 चीज़ों को जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप समझ सकते हैं जैसे आईसीटी जो है कंप्यूटर जो है 15 नंबर का है, आप ये मान के चलिए।
इसमें मान लीजिए अगर आप 5-10 नंबर भी ले पाते हैं तो सफिशिएंट है। और लास्ट में आप जीएस, देखो बच्चे जो हैं वो जीएस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि भाई जीएस से हमें नंबर लेने ही लेने, पर जीएस आप समझिए जीएस कितनी वास्ट है। उसमें करंट अफेयर भी आपके आ रहा है, उसमें आपका स्टैटिक भी आ रहा है, तो कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा ये आप नहीं जानते, समझ रहे। और उस पर टाइम वेस्ट करना अकॉर्डिंग टू मी इज़ द फुलेस्ट थिंग टू डू। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ से लेना है। ये आपने समझा तो आप जो है वो आराम से किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। हमेशा जो है पैटर्न को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज जो है उसको मैं बोलता हूँ आरपीए स्ट्रैटेजी। अब वो आरपीए क्या है ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वो अगर आप फॉलो करते हैं आरपीए स्ट्रैटेजी जो है वो काफ़ी वास्ट है, मतलब कि बट अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको 30 डेज में कैसे प्लान करना है चीज़ों को, मैं बस वो आरपीए स्ट्रैटेजी के थ्रू उतना चीज़ आपको बता दूंगा कि जितना आपसे जो है ईएमआईएस का एग्ज़ाम आराम से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जब मैं आरपीए की बात करता हूँ, आरपीए स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ, तो आर से आपका होता है रिवीजन, ठीक है, ये आपको समझना है। पी से आपके पीवाईक्यू और ए से आपका हो जाता है एनालिसिस, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, एंड उसमें भी अगर मैं प्रॉपरली बोलूँ तो टाइमली रिवाइज करना चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए जब आपने सिलेबस को समझा तो आपने जो है टॉपिक्स को डिवाइड कर लिया होगा किसमें, ग्रीन टॉपिक्स और रेड टॉपिक्स में। तो ग्रीन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो आपको साथ साथ नोट्स को अपडेट भी करना है। आपको समझना है कि जो आप रिवाइज कर रहे हैं उसमें आप क्या पॉइंट जो है वो मिस कर रहे हैं, क्या चीज़ आप बार बार भूल जा रहे हैं, उसको सर्कल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम इसको रिवाइज करें तो वो आपके दिमाग जहन में घुस जाए कि हाँ भाई ये मैंने पिछली बार जो है मैं भूल गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है, किस तरह से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, किस तरह से जो है आपको उस नोट्स को रिव्यू करना है, किस तरह से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। और ये चीज़ समझनी है क्योंकि 30 दिन बचे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो है एटलीस्ट 3 टाइम्स जो है वो रिवाइज करना है, पर वो 10-10 के गैप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आप मतलब मान लो कि पहला जो गैप है वो जल्दी होना चाहिए, मान लो आपको 5 दिन में रिवाइज करना है, फिर दूसरी बार जो है आप 7 दिन के बाद रिवाइज करें, फिर तीसरे दिन आप उसको बढ़ा सकते हैं, 12 दिन या 13 दिन के बाद आप उसको थर्ड टॉपिक्स को उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रख सकते हैं पैटर्न को। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आपको किस तरह से रिवाइज करना है, ठीक है। सेकंड आता है पीवाईक्यू। यहाँ मैं आपको पीवाईक्यू की बात करता हूँ, पीवाईक्यू या फिर इसको मॉक, आप जो भी समझ लीजिए, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लॉन्ग मॉक्स दे रहे होते हैं, आपको पता है पेपर का टाइमिंग 2.5 घंटा है, तो जब हम लॉन्ग मॉक्स या फिर पीवाईक्यूज लगा रहे होते हैं तो हम जो है वो बोर हो जाते हैं, ठीक है। आप सभी को जो है बोर्डम फील होता है, आपको लगता है कि बस बहुत है, और वो बोर इतना हम हो जाते हैं कि हमें फिर नेक्स्ट टाइम जो है उस लॉन्ग मॉक्स देने का मन ही नहीं करता, ठीक है। एंड वो जो है वो हमारे माइंडसेट को इफेक्ट करता है। देखो ब्रेन को नहीं पता है कि आप क्या चीज़ सही है आपके लिए, क्या चीज़ गलत है, जैसा आप बोलेंगे वैसा वो करेगा। तो अब यहाँ पे कैसे समझाएं, मतलब इस बोर्डम से कैसे बचें, तो उसके लिए आपको देखो लॉन्ग मार्क्स तो देने ज़रूरी हैं ताकि आप जो है एग्ज़ाम हॉल के लिए प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में वही सेम पैटर्न आने वाला है, उतने ही घंटे का आपको बैठना है वहाँ पर सीट पे। ये चीज़ आपको समझनी है। सेकंड चीज़ क्या है, आपको प्रिपेयर कैसे करना है। अब आप लॉन्ग मॉक्स से बोर हो रहे हो तो आप जो है वो सेशनल मॉक्स का प्रयोग करेंगे। मैं आपसे बोलूँगा कि देखिए सेशनल मॉक्स जो है आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़, आप हर टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के देने हैं सेक्शनल मार्क्स, वो दे सकते हैं, पेडागॉजी के देने हैं वो दे सकते हैं, एनईपी के देना है वो दे सकते हैं आप। सेकंड चीज़ क्या है, जो आपका वीकर सेक्शन है, आप देख रहे हैं बार बार जो है मेरी जो है एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बार बार गलतियाँ हो रही हैं, तो उसके आप मॉक्स जो है एक दिन में 2 या 3 दे सकते हैं सेक्शनल मॉक। ज़्यादा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा, उसको फिर
फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, जब आप सेक्शनल मॉक देंगे ना भाई, देखिए अब मैं आपको बोलता हूँ, आप ट्राई करना एक बार। आप बोर हो रहे होंगे ना, एक मॉक खोलना सेक्शनल, 10 मिनट का खोलना, 10 मिनट क्वेश्चन लगाना। उसके बाद जब आप एनालाइज करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो फोकस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा, ठीक है। सेशनल मॉक यही करता है भाई, वो दिमाग को चलते रहने देता है, ठीक है, और क्यूरियोसिटी बना के रखता है कि भाई मेरी ये गलती हुई थी, है ना, और मैंने ये क्वेश्चन क्या मिस कर दिया, मैंने क्या छोटी सिली मिस्टेक कर दी, क्या मैंने कर दिया, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है, आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉजी में क्या है, सिचुएशनल क्वेश्चंस है ना, कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या एक्शन लेंगे, इससे आपको क्या समझ में आता है। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए देखो, ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपको अपने हिसाब से जो सही लग रहा है आप वही टिक करके आएंगे, ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि वही सही हो सकता है। समझना है आपको, टीचर्स का एक दायरा है, एक उनको प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको पीट डालो, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल से पहले आप वो बताएंगे, मतलब समझ रहे हो, एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वो चीज़ समझना कि किस सिचुएशन में हमें क्या फॉलो करना है, उसके लिए सिचुएशनल मॉक्स आप जितने देंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको सिचुएशन का आइडिया मिलता रहेगा। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नंबर वही दे के जा रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा नंबर दे के जा रही है, वहाँ से हमें किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। बात करते हैं अब लास्ट जो हमारा आरपीए स्टेज का जो स्टेप है, वो है आपका एनालिसिस का, ठीक है। अब एनालिसिस क्या है, एनालिसिस देखो आपको दोनों करनी है, एक तो रिवीजन का भी एनालिसिस करना है, और सेकंड जो है आप मॉक दे रहे हैं उसका भी एनालिसिस करना है, ठीक है, समझ रहे हो। अब रिवीजन में क्या एनालिसिस करना है, रिवीजन में मैंने आपको बताया, आपको समझना है कि बार बार जो है आप क्या चीज़ भूल रहे हो, है ना, क्या चीज़ फॉरगेट कर रहे हो, उसको आपको सर्कल करना है, ठीक है, या फिर उसको मार्क करना है, ये चीज़ आपको समझनी है उस नोट्स में। और सेकंड चीज़ जो है, जो आपने मॉक दिए हैं उसमें जो गलतियाँ हुई हैं, वो जिस टॉपिक से रिलेटेड है वहाँ पर वो चीज़ उसको ऐड कर देनी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो वो जो नई चीज़ है वो आपके दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको समझनी है। सेकंड चीज़ क्या है, मॉक के थ्रू आपको खुद को समझना है, क्या समझना है खुद को कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। देखो दो चीज़ आपको, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि घर में मॉक देना अलग है, एग्ज़ाम हॉल में मॉक देना अलग है, ठीक है। घर में आप 90% अचीव कर पा रहे हैं वो बात अलग है, एग्ज़ाम हॉल में अलग है, क्योंकि माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट रहता है एग्ज़ाम हॉल में, है ना। हमको लगता है हमको हर चीज़ सही लगती है, ऐसा भी है कई बार जो है हमको क्वेश्चन पता होता है लेकिन हम जो है गलत कर देते हैं उसको, वो एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर की वजह से, एग्ज़ाम हॉल की टेंशन की वजह से गलत कर देते हैं। घर में वो क्वेश्चन सही हो जाएगा लेकिन वहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लॉन्ग मॉक्स तो देने ही है, दिन में एक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शनल मॉक आपको ज़्यादा देने हैं, आप उससे क्या है, आप खुद को समझेंगे, आप खुद के वे को समझेंगे कि आप किस तरह से सीख रहे हैं, एंड जो गलती करें उसको आप जो है टॉपिक्स के साथ ऐड करते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए। ये चीज़ आपको करनी है अगर आपको बेहतर करना है तो, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है, दैट इज डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। ये कोट आप याद कर लो, या फिर ये मैं अक्सर खुद को बोलता हूँ, ये आप भी अपने आप को बोलिए, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, आपको दूसरे से कोई कंपेयर नहीं करना है। मान लीजिए आपका दोस्त भी सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आपको डेली आपको फ़ोन कर रहा है कि भाई आज कितना हुआ, ये है वो है, मेरा ये हो गया वो हो गया। आपको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, यार उसने इतना कर लिया, है ना, वो लाइब्रेरी जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, मैं घर पे कर रहा हूँ, ये वो फलाना ठिकाना, जो भी है खुद को कंपेयर नहीं करना, ठीक है। दूसरे को, खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना, आपको जो है खुद को बेटर करना है। आपको समझना है कल मैंने ये गलती की थी, आज मैंने वो नोट कर ली, उसको मैंने एनालाइज कर लिया, उसको मैंने रिवाइज कर लिया, अब ये आगे फर्दर मुझसे गलती नहीं होगी, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ क्या, खुद को ज़्यादा अवेलेबल नहीं करना है। अब अवेलेबल करने का मतलब क्या है,
देखिए मैं आप रिलेट कर पाएंगे, जो बच्चे जो हैं अक्सर वो लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं। देखो या तो जो लाइब्रेरी जा रहे हैं तो वो तो बेस्ट है कि सुबह 8 बजे से लेके शाम के 2-3 बजे तक या 4-5 बजे तक आप वहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं। लेकिन जो घर पे हैं, जो कहीं कुछ नहीं कर रहे, उनके क्या है कि मम्मी बुला रही है कुछ काम के लिए, बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो, वो फ्री है, मतलब वो हाँ मम्मी कर दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है, ब्रेक लग रहा है, आपके माइंड को ब्रेक मिल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस आपका माइंड जो है आपको पता है, एक तो जो है फोकस करने में टाइम लगता है, सेकंड आप उस जोन में जब रहते हैं वहाँ से अगर ब्रेक मिलता है तो उस जोन में वापस आ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको एक डू नॉट डिस्टर्ब एरिया बनाना है कि आप मान लीजिए आपका एक सेपरेट रूम है या आप छत पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ मतलब सुबह आप बैठे तो आपको सीधा मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उठना है। उस टाइम मम्मी को बोल दीजिए मम्मी कोई भी काम हो तो आप मुझे अभी मतलब डिस्टर्ब कीजिए। ठीक है, मेरे पे पेपर लगा हुआ है, 30 दिन बचे हुए हैं, जो भी है आप सेकंड, ये चीज़ है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ है नर्व, अपनी नर्व को कंट्रोल करना। एग्ज़ाम हॉल में देखिए जो टॉपर बच्चे होते हैं वो भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, जो बहुत पढ़ाकू होते हैं वो भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, बिकॉज वो एग्ज़ाम हॉल में नर्वस हो जाते हैं, सही क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको कैसे कम करना है, 2 तरीके मैं बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जिससे मतलब कि आप जो है नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर ना लेके आए, कंज्यूम ना करें नेगेटिव थॉट्स को। ठीक है, और जो है मतलब कि थोड़ा सा अपने आप को काम करें। तो पहले तो आपके देखो, पहले तो सिंपल सी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, लंबी सांस लीजिए, ठीक है, और खुद को हाइड्रेट रखिए। ठीक है, तो इससे क्या है, थोड़े से आप काम रहेंगे। जब भी आपको मतलब कि आपका माइंड जो है वो ज़्यादा सोच रहा होगा तो एकदम से लंबी सांस लो और थोड़ा सा आप पॉज लोगे। सेकेंड चीज़ क्या है, मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ भाई, प्ले अ स्पोर्ट। कोई भी एक खेल जो है आप डेली 1 घंटा उसमें टाइम दीजिए। ठीक है, जिम कर रहे हैं तो अलग बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल में नहीं भाई, फिजिकल। ठीक है, चाहे तो 1 घंटा आप बैडमिंटन खेल लीजिए, चाहे तो 1 घंटा क्रिकेट खेल लीजिए, चाहे तो आप छोटे बच्चे से के साथ खेल लीजिए, डजेंट मैटर। ठीक है, उस टाइम पे क्या है, आपका माइंड काम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे एंड फिर वापस पढ़ेंगे तो आप आराम से जो है फोकस वो कर सकते हैं बेटर वे में। ये चीज़ आपको समझनी है कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, ओके। और कुछ गलती आपको नहीं करनी है, जैसे कि मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर आप जब जो मोबाइल का यूज़ है, देखो मैं आपको सही बताऊं कि आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्टेड रहते ही हैं, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 99% जो है बच्चे वो रहते ही हैं, वो यूज़ नहीं करते, लेकिन आप उसको जो है लिमिटेड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, 2 चीज़ आपको ध्यान देनी है। एक तो सोने से पहले, सोने से पहले लिख लीजिए, और उठने के बाद 1 घंटा या फिर 2 आवर्स जो है आप फ़ोन को टच मत कीजिए। नो मोबाइल टच, बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, आराम से उठिए भाई, छत पर टहलिए, कहीं नहीं मिल रहा कुछ तो बाहर घूमना है तो घूम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे तक कुछ भी टच मत कीजिए, किसका मैसेज आया किसका क्या है कोई मतलब मत रखिए। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को डो नॉट डिस्टर्ब करके रख दीजिए। ठीक है, और या तो अगर कोई बुक पढ़ पसंद है तो वो बुक पढ़ लीजिए। मेन बात मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम का इतना प्रेशर है, आपको लगेगा कि भाई मैं बुक पढ़ के भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, बट वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं मेंटली हेल्प कर रहा है, जो आगे जाके आपके एग्ज़ाम हॉल में आपको काम रखने में हेल्प करेगा। वो आपको दिखेगा नहीं, कभी भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें दिखते नहीं हैं। जो चीज़ें हमारे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी वो चीज़ हमें कभी विजिबल होंगी ही नहीं, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, बट आपको बिलीव करना है कि वो जो है हमें हेल्प कर रही है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आप जो है पांचों स्टेप जो हैं फॉलो करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दी आर पी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी जो है वो कोई भी एग्ज़ाम आप करें
ये वो 3 चीज़ें RPA जो है, तीनों को इंडिविजुअली अगर फॉलो करते हैं, ठीक है, विथ मार्किंग, तो आप जो है आराम से कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। रिमेंबर, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी ओनली दी टॉपिक्स विच आर गेटिंग यू दी मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, जो आपके ग्रीन टॉपिक्स हैं वो चीज़ आपको समझनी है कि कौन से हमारे ग्रीन टॉपिक्स हैं, कहाँ से हम मैक्सिमम मार्क्स जो है वो खींच सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो, हर कोई सिलेबस दिखता है, हर कोई पैटर्न दिखता है, लेकिन कोई मतलब फोकस नहीं करता। एक बार हम कोर्स ले लेते हैं, या फिर हम अंधाधुन जो है आँख बंद करके प्रिपेयर करने जाते हैं, तो हम सिर्फ कुछ भी पढ़ते हैं, हम समझते नहीं है कि एक्चुअली में एग्ज़ाम हमसे चाह क्या रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, एंड लास्टली लास्ट स्टेप आपको बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रखना है कि डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। अपना देखो, अपना 100% दो। आज मतलब कि अपने आप को खुद से कंपेयर करो, मतलब आज जो आप सोने से पहले ये सोचो कि आज मैंने अपना 100% दिया है। चाहे आपका मतलब कि आपने सोचा हो कि मैं आज दिन में 2 चैप्टर करूँगा या 3 चैप्टर करूँगा, हुआ हो नहीं हुआ, लेकिन आपको ये सोचना है कि आज मैंने 100% दिया है। दैट इज़ दी ओनली थिंग मैटर्स। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा। ठीक है, आप ये टारगेट लेके मत चलिए कि मुझे 8 घंटे ही पढ़ना है तभी मेरा एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, ये मान के चलिए कि मुझे आज अपना 100% देना है, बात खत्म। ठीक है, तो यही मेरी कुछ एडवाइस है। आई होप कि आपको बेनिफिशियल लगी होगी। एंड प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या, कौन सी मेरी बात जो है वो बेनिफिट लगी, है ना। और बाकी मैं AMRS से रिगार्डिंग जो है, जो मेन टॉपिक्स हैं, जो आपके ग्रीन टॉपिक्स हैं, उन पर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ जो मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे सभी को।